राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अखबारों में एक बड़ा सेक्शन है जो कि लगातार लिख रहा है, और वो उसमें बहुत सारी मूल्यवान चीज़ें भी आ रही हैं और बहुत ही मूल्यवान सवाल उठ रहे हैं, जिनका कि इस पूरे के पूरे राम मंदिर प्रकल्प और इससे जुड़ी हुई जो राजनीति है और हिंदुस्तान और लोकतंत्र की जो राजनीति है उससे बहुत गहरा संबंध है, जो कि आने वाले समय में हमारे सामने आएगी। छब्बीस तारीख को यानी 26 जनवरी को सौगत बोस का एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, और उस आर्टिकल में का जो शीर्षक है वही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट शीर्षक है। शीर्षक यह है कि आफ्टर जनवरी 22, 22 जनवरी के बाद इस लेख में जो चीज रेखांकित की गई, जिसकी तरफ ध्यान खींचा गया है, वो बतानी आप लोगों को, शेयर करनी आप लोगों को बहुत जरूरी है। सौगत बोस के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य हैं और बहुत ही विश्वविख्यात जो है वो प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सौगत बोस ने लिखा है कि ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो इवेंट था, इस इवेंट ने भारतीय गणतंत्र की एक जो राजनीति है उसको एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा कर दिया, और उस मोड़ पर बहुसंख्यक धार्मिकता के भव्य इवेंट के तौर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को पेश किया। सौगत बोस ने इस बात को रेखांकित किया है कि इस सवाल पर विचार करें हम लोग कि क्या राम मंदिर के मसले को नरेंद्र मोदी आने वाले लोकसभा के चुनाव में चुनाव जिताने का हथियार बनाने में सफल होंगे। और ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। इस प्रश्न का एक उत्तर तो ये है कि अभी जो दिखाई दे रहा है, अगर मान लो राम मंदिर का और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन इतना ही भव्य और दिव्य था और इतना ही वह जनता के बीच में मोदी लहर को पैदा करने में सफल हुआ है, तो फिर नीतीश कुमार को तो तोड़ने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए इतना मीडिया अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। केजरीवाल ने जैसे कि आरोप लगाया है कि उसके विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है और एक एक विधायक को 25 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा है। ये दो सूचनाएं सिर्फ इस बात का संकेत हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से नरेंद्र मोदी की लहर जनता में नहीं फैली है। अगर जनता में लहर पैदा की होती राम मंदिर ने, तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जिसके साथ में अभी कुछ दिन पहले तक उनकी पार्टी के लोगों की बिल्कुल लेले देदे मची हुई थी, गाली गलौज के लेवल तक बातचीत हुई थी, वो ये सब नहीं करते। एक और चीज है जिसे कायदे से सोचने की जरूरत है, वो ये कि सौगत बोस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जिसका की तरफ ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल जो डिक्टेटरशिप है, जिस मॉडल को नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं, वो पोस्ट कॉलोनियल डिक्टेटरशिप के आधार पर हिंदुस्तान में जीत जाएंगे, इसकी अब संभावनाएं कम है। क्यों? क्योंकि इस डिक्टेटरशिप का मुकाबला है लोकतांत्रिक शक्तियों से।
भारत में जैसा कि शौकत बसु ने रेखांकित किया है कि भारत में लोकतांत्रिक जो परंपराएं और लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं उनकी जो जड़ें बहुत गहरी हैं। और लोकतांत्रिक परंपराएं और लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक शक्तियां इस पोस्ट कॉलोनियल डिक्टेटरशिप का जो है प्रत्युत्तर देंगी। उन्होंने एक और चीज की तरफ ध्यान खींचा है, वो ये कि ये जो पूरा का पूरा इवेंट हुआ प्राण प्रतिष्ठा का, इस प्राण प्रतिष्ठा के इवेंट का जो असल जो मकसद है वो ये कि ये इसका पहली चीज तो ये है कि रामायण की जो परंपरा है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। राम को लेके या हिंदू धर्म को लेके जो लोगों की आस्था है उससे इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि इस पूरे के पूरे इवेंट का संबंध है धार्मिक बहुसंख्यकवादी राजनीतिक आख्यान से, जो ग्रांड नैरेटिव जिसे हम लोग कहते हैं, जो विकसित किया गया जा रहा है इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के जरिए। एक और बहुत ही मार्के की बात की तरफ ध्यान खींचा है शौकत बसु ने। उन्होंने कहा कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन 23 तारीख को जो सुबह हुई वह सुबह थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आना और नेताजी के दृष्टिकोण का सामने आना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हम याद करें नरेंद्र मोदी कहां गए, नेताजी को कहां खोजा उन्होंने। नरेंद्र मोदी ने खाली ट्वीट किया। सवाल यह है कि ये जो 22 के बाद जो 23 जनवरी आई, उस 23 जनवरी में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आया, सुभाष चंद्र बोस चाहते क्या थे? सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हिंदुस्तान में सभी धर्म के मानने वालों के समान अधिकार होने चाहिए। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। नेताजी के बहुत करीबी थे आजाद हिंद फौज में आबिद हसन साहब। आबिद हसन साहब ने अपने जो संस्मरण लिखे हैं नेताजी के बारे में, तो आबिद हसन साहब ने लिखा है कि नेताजी को, यानी ये 22 और 23, नरेंद्र मोदी और नेताजी, इन दोनों का फर्क इससे समझ में आएगा आपको। आबिद हसन साहब ने लिखा है कि नेताजी को सिंगापुर के चेट्टियार मंदिर में आने के लिए निमंत्रण दिया गया था। नेताजी ने चेट्टियार मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। और क्यों अस्वीकार किया? उन्होंने कहा कि नेताजी ने कहा कि मुझे पता चला है कि इस मंदिर में हिंदू जाति के अन्य हिंदुओं को प्रवेश का अधिकार नहीं है। ये वे हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, दलित हैं, शूद्र हैं, उनको वहां प्रवेश का अधिकार नहीं था। नेताजी ने कहा कि मैं ऐसे मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगा जहां पर के इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो और भेदभाव हो। उन्होंने यह भी कहा कि वे ऐसे हिंदुओं से बात नहीं करते और उनसे संपर्क भी नहीं करते जो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हो, क्योंकि जिनका डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वे मेरे प्रिय हैं और करीबी हैं। एक और चीज है जिसका कि जिक्र करना बेहद जरूरी है, वो ये कि नेताजी के आजाद हिंद फौज में सभी धर्मों के मानने वालों का, सभी जाति के लोगों का स्वागत किया गया और उनको सम्मान दिया गया और
एक समान नजरिए से देखा गया। इस पूरे प्रसंग में जिस चीज को कायदे से शौकत बसु ने हाईलाइट किया है उसे समझने की जरूरत है। वो ये है कि 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी होती है, और ये जो हिस्टोरिकल शिफ्ट है 23 जनवरी का, जिसमें कि नेताजी का महत्व है और नेताजी के दृष्टिकोण का महत्व, और वे आर्किटेक्ट माने जाते हैं आधुनिक भारत के, जो आंदोलनकारी लोग थे जिन्होंने भारत के लिए संग्राम किया, उनमें से वो एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। भविष्य कहां है? नेताजी के रास्ते पर या प्राण प्रतिष्ठा के रास्ते पर? हिंदुस्तान का लोकतंत्र और लोकतंत्र का भविष्य नेताजी के रास्ते पर चल के ही अर्जित किया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में जो बहुसंख्यकवादी धार्मिक राजनीति खेली जा रही है, उसका विरोध करके ही अर्जित किया जा सकता है। और यह चीज शौकत बसु ने अपने लेख में बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्यायित की है। एक अन्य महत्वपूर्ण लेख जो उस ही अखबार में है, 26 तारीख के अखबार में, वह संजीव श्रीवास्तव का लेख। जिस तरह से शौकत बसु जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, संजीव श्रीवास्तव SOS यूनिवर्सिटी लंदन में प्रोफेसर हैं। उनके लेख का शीर्षक है रीडिंग द टेम्पल। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि ये जो राम मंदिर का जो पूरा का पूरा प्राण प्रतिष्ठा आयोजन हुआ और मीडिया ने जो कवरेज दिया, उसने ये एक तरह से ये किया गया कि धर्म जो है वो जीवन का बाह्य पहलू था। प्रचार अभियान के दौरान धर्म को जीवन के आंतरिक पहलू के तौर पर पेश किया गया। ये सबसे चिंता की चीज है। धर्म पहले भी था, लेकिन धर्म को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया आम लोगों में, खासकर हिंदुओं में नजर नहीं आती थी। धर्म का, मंदिर का भव्य प्रदर्शन और प्रोपेगेंडा, उसे दैनंदिन जीवन की भव्य गतिविधियों के रूप में पेश करना, ऐसे लग रहा है कि राम मंदिर इवेंट नहीं है, पर डे टू डे एक्टिविटीज है हिंदुस्तान की, यही होता है हिंदुस्तान में। ये भव्य दैनंदिन जीवन की गतिविधि के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को पेश करना वस्तुतः धर्म का उपभोक्तावादी कल्चर के साथ में संबंध बनाता है। यह भी कह सकते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के फ्रेम में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को पेश किया गया, और यह धर्म को पेश करने का एकदम भिन्न नजरिया है। पहले धर्म का उपभोक्ता संस्कृति के फ्रेम के साथ संबंध नहीं था, बल्कि संस्कृति से संबंध था। जिस तरह उपभोक्ता वस्तु और हम, समाज में जो लोग हैं उसमें उपभोक्ता वस्तु और हम में संबंध बनाकर पेश किया जाता है। कोई भी वस्तु आती है तो वो समाज के साथ में उसका रिलेशन बना के पेश किया जाता है। वैसे ही राम और हम में संबंध बनाकर पेश किया गया। वस्तु और हम में संबंध बनाकर जब सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के संदर्भ में किया गया, ये वैसा ही है जैसे कार, मोबाइल, वस्त्र, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आदि की हम सार्वजनिक नुमाइश करते हैं। उसी तरह राम की भी नुमाइश की गई और उसे धार्मिक पहचान और धार्मिक पहचान की सार्वजनिक जीवन में महत्ता और भूमिका के साथ में या उसके साथ संबंध बना के पेश किया गया।
संजीव श्रीवास्तव ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ध्यान खींचा है। जैसा कि मीडिया में इस बीच में बहुत सारी खबरें थी कि ये चीज फेक है, ये चीज रियल है, राम मंदिर वहां नहीं बन रहा है, वहां नहीं हो रहा है, जो जगह मस्जिद थी वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि ये जो फेक और रियल, प्रामाणिकता या एक्चुअल या मिश्रित हिंदू सभ्यता, इसके संदर्भ में जो सवाल उठे हैं, उनके बहस में जाने से बेहतर है कि हम ये जानें कि हिंदू धर्म समाज में है, हिंदू धर्म गया नहीं है। लेकिन अनेक लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू धर्म नहीं मानते। यही वजह, और यह भी है कि हिंदू धर्म में अनेक परंपराएं, अनेक संप्रदाय हैं, यानी धर्म का यहां वैविध्यपूर्ण संसार है। हिंदू धर्म का कोई एक सार रूप नहीं है कि सारे लोग रामानंदी हों और सारे लोग राम की संप्रदाय को मानते हों, ऐसा नहीं है। एक और वे लोग हैं जो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो राम का सम्मान करते हैं लेकिन उनकी मान्यताओं के देवता अलग हैं। उनकी आस्थाएं राम की बजाय किसी अन्य देवता में हैं। वे राम का सम्मान करते हैं लेकिन वे पूजा राम की नहीं करते। इस इवेंट ने, जो प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर हुआ, इस इवेंट ने राम को राजनीति का अंग बना के, और खासतौर पर संघ की राजनीति का अंग बना के और सनातन धर्म का अंग बना के पेश किया। अगर हमें ये जो बहुसंख्यकवादी राजनीति जिसकी तरफ संजीव श्रीवास्तव ने ध्यान खींचा है कि इस पूरे के पूरे इवेंट का, प्राण प्रतिष्ठा इवेंट का लक्ष्य है बहुसंख्यकवादी राजनीति के वर्चस्व को स्थापित करना, तो वो कहते हैं कि अगर हमें इस बहुसंख्यकवादी राजनीति से लड़ना है तो ये फेक और रियल के चक्कर में नहीं पड़े हम। कौन रामाश्रयी है और कौन रामवादी नहीं है, कौन राम के पक्षधर है, कौन विष्णु के पक्षधर है, इस डिटेल्स में न जाएं, बल्कि हमें एक नए मॉडल को बनाने की जरूरत है जिसे हम लोग कहते हैं भव्यता, उपभोक्तावाद और राजनीति के बीच में जो गठबंधन तैयार किया गया है इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इवेंट के जरिए, उस मॉडल को ध्यान में रख के सारी रणनीति बनाई जानी चाहिए। क्योंकि ये जो भव्यता, उपभोक्तावाद और राजनीतिक गठबंधन, यही बहुसंख्यकवादी राजनीति की धुरी है। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए किसका धर्म अच्छा है, किसका धर्म बुरा है, कौन बेहतर धार्मिक है, कौन अधार्मिक है, कौन नास्तिक है, कौन शैव है, कौन स्मार्त है। इससे बहुसंख्यकवादी राजनीति से लड़ने में मदद नहीं मिलती। इसी अखबार में भारत के केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी, किशन रेड्डी, संस्कृति और पर्यटन विभाग में मंत्री हैं वो मोदी की गवर्नमेंट में, उनका एक लेख है और वो लेख का शीर्षक यह है द प्रॉमिस ऑफ राम राज्य। और इस पूरे के पूरे लेख में वे सारी बातें कही गई जो कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जो प्रोपेगेंडा के तौर पर राम मंदिर के प्रसंग में कहते रहे। इतनी निर्लज्जता से अनसाइंटिफिक चीजों का प्रोपेगेंडा एक मिनिस्टर के लेख में होना, उसमें अनेक चीजें हैं ऐसी, वो अपने आप में चिंता की चीज है। और ये इस बात का संकेत है कि अब खाली मीडिया ही नहीं बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर, संस्कृति मंत्री लेख लिख रहा है उन तमाम अनसाइंटिफिक बातों को लेकर, उन अनसाइंटिफिक चीजों को, तथ्यों को, प्रमाणों की हिमायत करते हुए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिए हैं। तो अगर हमें राम जी को जनता में ले जाना है
तो भव्यता, उपभोक्तावाद और राजनीति के जो बहुसंख्यक राजनीति का जो गठबंधन तैयार किया गया है, इसके खिलाफ में एक संयुक्त सांस्कृतिक राजनीतिक कार्रवाई लोकतांत्रिक शक्तियों को एकजुट करके करनी होगी। और यह प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए इसे हम कम करके न देखें। लोकतांत्रिक शक्तियां और भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं पलट के इस बहुसंख्यकवादी राजनीति का प्रत्युत्तर देंगी। इसकी संभावनाएं दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही हैं। फिलहाल इतना ही।